आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 क्लास की चैप्टर नंबर 5। उसमें क्या है कि 1857 के विद्रोह के बारे में देखेंगे, उसके बाद के क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे, और जनता कैसे बगावत करती है उसके बारे में उसी बगावत के मतलब 1857 के क्रांति का कारण देखेंगे। उसके कारण में आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये 8वां क्लास का 5वां नंबर चैप्टर है। इससे पहले 6ठा और 7वां पूरा अपलोड कर दिए, जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि सिपाही और किसान के विद्रोह में के लिए ताकत जुटाते और 1857 के उत्तर में भारत के मैदान में फैल गया था ये सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह में देखेंगे नीति और लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय ऐसा नीति बनाकर लाता था कि जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसमें किसान, रानी, जमींदार, आदिवासी, सिपाही तरह तरह से असर पड़ने लगा था। जो नीति और कार्रवाई थी जनता के हित में नहीं था। उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। भावनाओं को ठेस कैसे पहुंचता था कि जैसे कोई सैनिक था, सैनिक को मान लो 1824 ईस्वी में जब बर्मा से लड़ाई हुआ था, तो उस समय सैनिक को बोला गया था कि तुम समुद्र पार होकर बर्मा जाओगे लड़ाई करने के लिए। तो उस समय यह धारणा थी कि जब जो मनुष्य समुद्र पार कर लिया उसकी धर्म भ्रष्ट हो जाएगी। तो उसी सब को देखकर बहुत सारे सैनिकों को बहुत कठोर दंड दिया गया। और 1856 में एक नियम लाया गया, जिसको सेना में भर्ती होगा उसको समुद्र पार, अगर विशेष परिस्थिति आने पर समुद्र पार करना पड़ेगा। तो ये सब नीतियाँ थी, बहुत सारा नीति थी। और एक और ऐसे देखते हैं कि उस समय नवाबों की छीनती सत्ता थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में राजा और नवाबों की ताकत छीनने लगे। जब 18वीं सदी में नवाबों की शासन और ताकत छीनने लगी थी, तो सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे नवाबों का। बहुत सारे दरबार में रेजिडेंस तैनात कर दिए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और राजस्व वसूल के अधिकारी व इलाके एक एक करके छीनते जा रहे थे। थोड़ा सा रेजिडेंस के बारे में देखते हैं। रेजिडेंस एक ऐसा एजेंट था ब्रिटिशर का जो राज दरबार में अपना एजेंट अपॉइंट करता था और उस राजा के हर एक काम में दखल अंदाजी देता था। और ये भी लगा देता था कि वो राजा किसी और राजा के साथ या दूसरे कंपनी के साथ कोई दोस्ती नहीं करेगा, किसी से गिफ्ट नहीं लेगा। और जो राजा कुछ भी डिसीजन लेगा तो उसके बगैर डिसीजन नहीं लेगा, इस रेजिडेंस के बगैर डिसीजन नहीं लेगा। तो ये राजा पर चेक एंड बैलेंस का सीन था। और धीरे धीरे राजस्व वसूल करने का अधिकार है वह इलाके भी छीनते गया था। बहुत सारे स्थानीय शासक ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी चाहती थी कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटा को राजा मान ले, पर ऐसा कंपनी ने नहीं किया। पेशवा बाजीराव का भी यही सीन था, जो द्वितीय दत्तक पुत्र था। नाना साहब कंपनी से आग्रह किया कि उसके पिता की पेंशन जो मिलती थी मृत्यु के बाद उसे मिले। उसके बाद कंपनी ये मना कर दे, क्योंकि कंपनी अपने श्रेष्ठता और कंपनी सैनिक ताकत के नशे में बहुत चूर था। उसके निवेदन को ठुकरा दिया। अवध की रियासतों अंग्रेज के कब्जे में जाने लगे। आखिरी रियासतें में से एक थी जो कंपनी के कब्जे में चली गई थी। क्या हुआ था, 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई थी। 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे कब्जे में ले लिया, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि माल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है। उसके वजह से अवध को अपने में मिला लिया गया। गवर्नर डलहौजी ने ऐलान किया था कि रियासत की शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगल के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी और कंपनी द्वारा जारी सिक्के पर मुगलों के बादशाह को नाम हटा दिया गया था।
1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह परिवार के लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली के कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई मुगल का बादशाह नहीं होगा, उसके बेटा को राजकुमार की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये सब कारण था। इसके बाद देखते सिपाही और किसान और सिपाही के कारण देखते हैं। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान व कर वसूल के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही को संतोष की वजह से वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा के शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस समय ऐसा भी माना जाता था कि समुद्र को जो पार कर लिया उसकी धर्म भ्रष्ट हो जाता था, इसलिए सैनिक समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। जब 1824 ईस्वी में बर्मा के साथ लड़ाई हो रहा था कंपनी को, तो सिपाहियों को समुद्र के रास्ते से बर्मा तक जाने का आदेश मिला था। उसको इसके हुक्म को मानने से इनकार कर दिया सिपाही। उसे ज़मीन के रास्ते से जाने से कोई एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि अब यह मुद्दा अभी खत्म नहीं होता, इसलिए 1856 ईस्वी में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कह दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कंपनी की सेना की नौकरी करना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करना चाहता है तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का भी गुस्सा जल्दी सिपाहियों में फैल गया था। सुधार प्रतिक्रिया के बारे में थोड़ा सा देखते टॉपिक। अंग्रेज को ऐसा लगता था कि भारतीय समाज को सुधारने की ज़रूरत है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 ईस्वी में कंपनी ने ईसाई मिशनरी को खुलकर काम करने के लिए और यहाँ तक जमीन व संपत्ति जुटाने का भी अधिकार दे दिया गया था। 1850 ईस्वी में नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो पुरखों की भी संपत्ति उसके अधिकार से पहले जैसे ही रहेगी। बहुत सारे भारतीय यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय भी जो जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधारक आंदोलन के बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जनता की नज़र से क्या देखते हैं, उस ज़माने में अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, थोड़ा सा जनता की नज़र में देखेंगे। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर 84 नियमों की सूची, ये क्या है 84 नियमों की सूची। महाराष्ट्र में एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं जो विष्णु भट्ट और उसके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे थे। एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदू मुसलमानों के धर्म नष्ट करने पर आमादा है। उन्हें 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता के सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाही थे वो बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज की घातक परिणामों की चेतावनी दी है। अंग्रेजों ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी।
राजाओं ने कहा अगर ये नियम लागू किए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी लौट गए थे और तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे थे। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी। मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी जा रही थी। ये माझा प्रवास की बुक में ये सब दिया गया था। जल्द ही हर टुकड़ी का उत्तेजना छा गई। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। उस दौर एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 ईस्वी में बंगाल के नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ की मदद की थी। हालांकि उनका बेटा विद्रोही के साथ था और अंग्रेज ने उन्हें सीताराम की आंखों के सामने उसे मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने स्मरण लिखे जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के स्मरणों में एक अंश इस प्रकार था। ऐसा माना कि अवध पर कब्जे से सिपाही के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदे को सेना का नब्ज जानने के लिए पूरे भारत भेज दिया गया था। उन्होंने सिपाही की भावना को सेना और भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाही को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने हजार झूठ कह डाले। सिपाहियों को अपने मालिकों और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। ये मेरठ की सिपाही विद्रोह में अफसर पर हमला करते हुए और उसके घर में घुसते हुए और इमारतों में आग लगा देते ये सारी जनता, ये पिक्चर में देख सकते हैं। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल का इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान जाने कहां से यह खबर फैल गई कि राइफल में इस्तेमाल होने वाली करतूत पर गाय या सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है और हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों के लिखकर यह खबर भेजने लगे। जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोग ने कहा कि 40 साल की नौकरी में सरकार ने उन्हें मजहब के चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोग ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसा करतूत तैयार किया ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्हें मुझे घर चलने जाने का हिदायत दी थी। सीताराम पांडे का बुक से लिया गया फ्रॉम द सिपाही टू सूबेदार। अगला सैनिक विद्रोह के कारण देखते हैं कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया कैसे। शासक और प्रजा के बीच संघर्ष अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाता है कि राजा की सत्ता छीन भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे उनका सबका शत्रु है, उन सबका शत्रु है, इसलिए वो भी कुछ करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की स्थिति हालात और अपने हाथ में लेने के लिए लोग संगठित होना पड़ता था। उन्हें संचार
पहलकदमी और आत्मविश्वास के परिचय देना होता था। भारत के उत्तरी भाग में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था। 1857 शुरू हुई इस बगावत से मैंने भारत की कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरुआत करके सिपाही ने एक जगह बगावत की और समाज के विभिन्न सब तबकों के साथ असंख्यक लोग विद्रोही के तेवरे के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेश के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। ये कैवलरी लाइन में युद्ध करते हुए लोगों को दिखाया गया। मेरठ से दिल्ली तक का देखते हैं थोड़ा सा। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने कारतूसों के साथ फौज अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने अपने अफसरों को हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सजा दी गई और 9 मई 1857 की बात है। यह बात 9 मई 1857 के मेरठ के तैनात दूसरे भारतीय सिपाही की प्रतिक्रिया को बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाही ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया और उन्हें अंग्रेजी अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में लिए और अंग्रेज़ों के इमारत व संपत्तियों पर आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और सिपाही पूरे देश में अंग्रेजी शासन को ख़त्म करने के आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाही ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था कि मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहता था। मेरठ के कुछ सिपाही की एक टोली 10 मई की रात घोड़े पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली चल पहुँचे। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाही हथियार और गोला बारूद कब्जे में लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए और वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्हें बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बहादुर शाह सिपाहियों को यह मांग माननी पड़ी और उन्हें देश की भर की मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज से पहले देश में एक बहुत बड़े हिस्से मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक राजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों में शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेते तो मुग़ल अधिपत्य के दोबारा अपने इलाकों में शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेज़ों को इस घटना की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगा। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई थी। अक्सर ऐसा होता था कि जब लोग कोई रास्ता दिखाई देने लगता था तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता था। ऐसे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद की आत्मविश्वास मिलता था। बगावत फैलाने लगे। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगता था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट के सिपाही ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदु पर दूसरी टुकड़ियों के साथ साथ देने के लिए निकल पड़े थे। उनकी देखो कस्बों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे थे।
वे वे स्थानीय और जमींदारों नेताओं जमींदारों मुखिया के पीछे संगठित हो गए थे। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेज से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर में रहते थे। उन्होंने सेनाएं खटा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और ऐसा उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी पर से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वजीर कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। वजीर कद्र ने बहादुर शाह जफर का अपना बादशाह मान लिया और उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने से बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी और मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ में रानी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों का फौज तैयार की। अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया और क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन को नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टोकरी के सामने अंग्रेज की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चे पर उनका ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों में यकीन हो गया था कि अब अंग्रेज का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहियों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर पर अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राफ भेजा, जिसमें उन्हें अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई में थक गए हैं और एक गांव हमारा खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आ गए थे। उदाहरण के लिए फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इस आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों का विशाल संख्या जुटा ली थी और अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेज से लड़ने के लखनऊ जा पहुँचे थे। कौन? मोहम्मद अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल्ला लखनऊ जा पहुँचे। कहाँ से लड़ाई की थी? फैजाबाद से थे। दिल्ली में अंग्रेजों को सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली में सिपाही के बख्त खां ने लड़कों के एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। वह इस बगावत से एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए थे। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह के सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और बड़े लड़कों को इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। थोड़ा सा पिक्चर देखिए। अंग्रेजी से विद्रोह फैला रहा था। नाना साहब है, ये बहादुर शाह जफर उस समय के। और यहाँ देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई की वीर कुंवर सिंह जो 70-80 साल की उम्र में अंग्रेजों से पंगा लिए थे। ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोही पर हमला करती, जिन्होंने दिल्ली के लाल किला और सलीमगढ़ किला, जो लाल किला है सलीमगढ़ किला ही है, कब्जा कर लिया था। विद्रोहियों मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था, घोड़ा और हाथी पर सवार होकर। कंपनी के पलटवार के बारे में देखते हैं। कंपनी कैसे पलटवार किया। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से एक और फौज मंगवाई, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह का मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटे को उनके सामने आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो जा चुका है।
इसके बाद लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज के कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ था। खेरी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज फौज से गिरा पाया और शहीद हो गई थी। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध लड़ते थे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों का उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों को हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगे थे। बहुत सारे लोग विद्रोहियों के साथ छोड़ दिया था। अंग्रेजों ने भी लोगों को विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उन्हें वफादार भूस्वामी के लिए इनामों का ऐलान किया था। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकारों बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उन्हें कहा गया था कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते तो और अगर उन्हें किसी अंग्रेज़ों की हत्या नहीं की है तो उसे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उसका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोह, नवाबों, राजाओं मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल देखते हैं। अंग्रेज ने 1859 में आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण कर लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियाँ के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज ने अहम बदलाव किए। जो 1 नंबर में ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें भारत के शासन से संबंधित मामलों पर संभालने के लिए जिम्मा सौंपी दी गई। उससे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले लिया। दूसरा पॉइंट है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि ब्रिटेन की रानी अपना आधिपत्य स्वीकार करे। ब्रिटेन की रानी का अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा पॉइंट था कि सेना में भारतीय सिपाही के अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाही की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों में से ही ज़्यादातर सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा पॉइंट था कि मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा था। अंग्रेज को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। चौथा पॉइंट था, अंग्रेज ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के सम्मान करेंगे। छठा पॉइंट था, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने के लिए जमीन पर उनके अधिकारों का अस्तित्व देने के लिए नीतियाँ बनाएगी। इस प्रकार 1857 के इतिहास में नया चरण के बाद नया चरण शुरू हुआ था। अब ये देखते हैं थोड़ा, जहाँ विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था, झांसी में, लखनऊ, कानपुर में, फैजाबाद में, नवाबगंज में। अब विद्रोह अन्य केंद्र पर हुआ था, ये सब फिगर में देख सकते हैं। सियालकोट में, लाहौर में था, फिरोजापुर, जालंधर, सहारनपुर में, मेरठ में मुख्य केंद्र था, मुरादाबाद में, गोंड में, सुल्तानपुर में, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, ये सब मुख्य केंद्र था। अब देखते खुर्दा संग्राम।
एक केस स्टडी है। खुर्दा संग्राम केस स्टडी है, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। 1857 की घटना, बहुत पहले उसी प्रकार एक घटना सन 1857 में 17 में खुर्दा के नामक में पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करने का शिक्षाप्रद होगी कैसे अंग्रेज उपनिवेश नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश में विभिन्न हिस्सों पर असंतोष निर्मित हुआ था। खुर्दा जिसको एक पाइका रिवोल्ट हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। यही पाइका रिवोल्ट के बारे में आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा, देखिएगा पाइका रिवोल्ट के बारे में, जो 1857 में गंभीर रिवोल्ट हुआ था। इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। पाइका रिवोल्ट के बारे में जो उड़ीसा में हुआ था, जो बुनकर पुलिस चौकी पर आग लगा दिया था। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 5। जल्दी चैप्टर नंबर 6 लेकर